जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो यार आज की वीडियो में हम लोग फिर से एनालिसिस करने वाले हैं जो अभी आपका स्टेज 2 का रिसेंट पेपर हुआ है ना। हमने सेम तरीके की वीडियो फिजिक्स के लिए लाई थी, उससे पहले मैथ के लिए आ चुकी है आपकी पार्ट बाय पार्ट वीडियोस। वैसी ही वीडियो आपकी सेट वाले पार्ट के लिए भी पार्ट बाय पार्ट आती रहेंगी। तो बस इसी तरीके से आप प्यार दिखाते रहिए और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ कराए जाते हैं है ना, उनको अच्छे से आप अटेम्प्ट करें। अपने अपने ये चीज जरूर सिक्योर कर लो यार कि आप जो भी चीजें क्वेश्चंस देख रहे हो सर कराएं वो अलग बात है, बट आप अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। जितना अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा तरीके से आप तैयारी करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चंस करने के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हुए चलेंगे यार कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, स्टेज 2 का आखिर लेवल कैसा रहा है, 9th को ज्यादा प्रायोरिटी मिली है या 10th को मिली है, अगर इन दोनों को नहीं मिली है तो किसको आखिर प्रायोरिटी दी गई है ना। तो हर उन एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। और आई होप कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्लास 9th या फिर क्लास 10th में पढ़ रहे होगे और आपका भी सपना होगा कि एनटीएससी हम यार क्रैक करें। कहीं ना कहीं एक अंदर से मोटिवेशन होगा कि चलो एनटीएससी नहीं, कोई एक ओलंपियाड आप जरूर क्रैक करने के बारे में सोच रहे होगे एटलीस्ट, है ना। तो अगर यार आप तैयारी कर रहे हो एनटीएससी की तो आपके लिए हमारे पास प्लान है, दैट इज एक टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, बट उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशन हो जाए, है ना। काफी बच्चे यार बोलते रहते हैं कि भैया हम पढ़ते हैं चीजें समझ में नहीं आती, सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं। एक दिन में 10 क्वेश्चन लेके बैठे, 2 क्वेश्चन लगे, 3 क्वेश्चन लगे, उसके बाद क्या हुआ, हमारे अंदर डिमोटिवेशन आ गया और हमने क्विट कर दिया, है ना। तो एक प्यारी सी लाइन पीछे लिख रखी है यार कि इफ यू कांट फ्लाई देन यू रन, है ना। जब आप उड़ नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट दौड़िए, है ना। काम क्या है भाई कि आपका मूवमेंट होना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, और अगर चल नहीं सकते हैं तो थोड़ा बहुत रेंगना सीख लो, है ना। मतलब ओवरऑल अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो बात ये यार कि आपको चलना चाहिए, मूवमेंट आपका होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं कि मेरा टारगेट वहां है, तो वहां जाने के लिए आपको एटलीस्ट थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। पढ़ाई में अगर बात करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको चल के वहां तक जाना है तो आपको रेंगना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ओवरऑल कंक्लूजन, यू हैव टू कीप मूविंग, है ना। आपको लगातार मूव करना पड़ेगा, बिना मूव किए आप इस पोजीशन से उस पोजीशन तक नहीं जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, बाकी रही बात जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए प्लान है यार एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके हम पार्ट बाय पार्ट टेस्ट कराते हैं, उसके बाद फुल बाय फुल टेस्ट कराते हैं। क्या भैया सिर्फ टेस्ट सीरीज है? नहीं यार, आप सभी लोगों को, मुझे पता है आप लोग छोटे भाई हो, तो जो हम लोग चीजें फेस किए हैं कि आपको डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं अंदर से आती है, सो दैट्स वाई हमने इसमें पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूड करके रखी है। इट मींस आपको अगर कोई भी डाउट आती है तो आप हमसे बात करिए, प्लस जूम कॉल रखा है हमने, मतलब फेस टू फेस आप हमसे बात करो, है ना। बहुत ही ज्यादा गैपिंग नहीं, हमारे और आपके बीच में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर? बाकी अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है कि भाई वो सारी चीजें, टेस्ट कितने हैं, 7 पार्ट टेस्ट हैं, फुल टेस्ट है, इसके बाद अलग से भी कुछ टेस्ट इसमें अलग से इंक्लूड किए गए हैं। और जो बच्चे नए आए हैं पहली बार, अगर आप एक बार फी लेना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए 2 इस पे फ्री टेस्ट है, ठीक है। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने दे सकते हैं। तो वो फ्री टेस्ट आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से जाने के बाद सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। क्लियर है? यहां पे जाने के बाद बस प्यारा सा काम कर लेना, एनटीएससी सेक्शन में चले जाना, क्योंकि हमारी 2 विंग चलती है, जेई वाली भी और एनटीएससी वाली। एनटीएससी सेलेक्ट कर लेना और जो भी चीजें होंगी उनको क्या करना है भाई, आपको देख लेना, अपने अकॉर्डिंगली परचेज कर लेना है। जैसे ही परचेज करोगे यू विल बी एडेड इन अ स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट वी कैन मेंटर यू। ओके, क्लियर? चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था भाई स्टेज 2 का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए क्वेश्चन को, कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। स्टेज 2 है भाई, ओवरऑल आप किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो और उसका स्टेज 1 नहीं स्टेज 2 का क्वेश्चन लगा रहे हो, मतलब एक जीना चढ़ चुके हो, दूसरे जीने पे अब तुम बात कर रहे हो उस क्वेश्चन की। और ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, अभी जो पीछे इसी साल पूछा हुआ है वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और एक एक करके उनको सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आप सभी लोगों से क्वेश्चन यहां पे दिख पा रहा होगा आप सभी लोगों को अगर डिस्प्ले पे, कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो बोलेंगे भैया क्लास 10th का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। और कौन सा है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन आया है।
क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये M है और NH4 और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है और Cr2O7। क्लियर? वैसे ये देने को और ही अच्छा क्वेश्चन आपसे दे सकते थे, बट बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर? मतलब आपकी समझदारी के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया है। जितने भी बच्चे इस बार को पेपर दिए होंगे उन्हें लगभग काफी अच्छा पेपर मिला है। तो भैया टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगर पेपर इजी आया है तो देन कट ऑफ विल बी हायर, है ना? ये चीज अपने माइंड में आप रखेंगे। अगर पेपर आसान आया है तो कट ऑफ पक्का हाई जाने वाला है इस बार, क्योंकि सारे बच्चों के लिए आसान है, आपके लिए नहीं, है ना? तो अगर पेपर आसान आता है तो अच्छी बात नहीं है, इसको मत सोचना कि अच्छी बात है, काश मैं इसी साल होता, है ना? तो काफी फैक्टर्स हैं, अगर आप इस साल होते तभी भी आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती। तो हमें कौन सा मेथड लगाना है? प्राइमरी मेथड है भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं तो देखो यहाँ पे सिंपल बोलूंगा कि आपको पहले एक एक क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को बैलेंस करने की कोशिश करो। यहाँ देखो अगर क्रोमियम की बात करूं तो 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना इधर के साइड में, दैट इज 2 इधर था, लेकिन M अभी चल जाओ, मैं बोल देता हूं कि 2M था आपका क्रोमियम, उधर कितना था, X था, ठीक है, X था। तो 2M ऑफ क्रोमियम मस्ट बी इक्वल टू 2X, है ना? तो M मस्ट बी इक्वल टू X, यहां से पहली कंडीशन आई। मैं छोटा सा अपना दिमाग लगा रहा हूं, अगर ये गलत होगा तो फिर से आगे हम इसको और एक्सटेंड कर लेंगे। तो 7M ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू 3X, है ना, प्लस का ऑक्सीजन उधर और कितना है, Z, है ना? तो यहां से भी मैं इसको रोक ले रहा हूं, यहां से भी मैं रोक ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं चलो M बराबर X, इसमें अगर रख लेता हूं, इधर भी M लिख देता हूं, तो इधर जाऊंगा तो 4M मस्ट बी इक्वल टू Z, ये होना चाहिए, और मस्ट बी इक्वल टू कितना हो चाहिए, 4X का। क्लियर? ये आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं भाई, मैं अगर इधर X की वैल्यू मान लो मैंने 1 रख दी है, तो यहां पे बोल दिया मैंने Cr2O3 प्लस का y टाइम्स ऑफ N2, तो N2 को इधर मैं भी y हटा देता हूं। अगर मैंने मान लो x की वैल्यू 1 रखी है, x की वैल्यू 1 रखी है, तो z विल बी 4 होना चाहिए, तो ये 4H2O आ गया, ठीक है। मैंने एक एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को पिक किया है, उनको यहाँ पे पुट करना शुरू कर दिया है। क्लियर? और m की वैल्यू मैंने क्या मान रखी भाई, m की वैल्यू भी 1 मान के रखी है। मैंने क्या रखा है, मान लो m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x, ये मैंने इनिशियली मान रखा है, और यहां इस इक्वेशन से मैं क्या लेके आ रहा हूं, दैट इज z मस्ट बी इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ x है या फिर 4 टाइम्स ऑफ m है हमारी इक्वेशन में। क्लियर? चलिए भाई, अब यहां पे क्या होगा, NH का 4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अब बैलेंस करना शुरू करो, क्रोमियम बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यहां से ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन उधर 8 है, हाइड्रोजन इधर 8 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है, उधर भी 2 है, तो मैं बोलूंगा ये भी 1 ही हो जाएगा। मतलब M की बात करूं तो M भी 1 है, और यहां से x की बात करूं तो x भी क्या है, 1 है। y की बात करूं तो y भी क्या है, 1 है, बट z की बात करूं तो z इज क्या है, 4 है। तो जो भी ऑप्शन भैया आपका दिख रहा हो प्यारा सा, ये मैंने कुछ अलग तरीका लगा दिया, थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व कर लिया, है ना। अब थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा अपन को, तो मैं अपग्रेड होने की कोशिश किया हूं। तो क्या आया है भाई, 1 1 1 4, ये ऑप्शन जिसमें हो मार लो भाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी, सी, है ना, सी। तो मेक श्योर कि पहले तुम अटेम्प्ट करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। मैंने क्या कि एक कोई किसी को भी पिक कर लो, तुम हिट एंड ट्रायल है तो तुम किसी एक को पिक कर लोगे, अपना काम करते चले जाओगे। पहले नाइट्रोजन को भी पिक कर लोगे तो नाइट्रोजन से भी वही काम आएगा। किसी एक को पिक करो, वही सेम चीज तुम दोहराते चले जाओ, तुम्हारा कुछ ना कुछ आंसर जरूर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा। चलिए, यू आर प्रोवाइडेड विथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 3 साल्ट A, B and C, 2-3 drops of blue litmus solution, red litmus solution and phylloxera where this separate this then the change in color of different indicators were recorded in the following table। तो बेसिकली A, B, C क्या है, बेसिकली सॉल्ट है हमारे पास। A, B, C क्या है, ये तीनों सॉल्ट है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे पता क्या लगाना है भाई, नेचर ऑफ सॉल्ट का पता लगाना है ना। नेचर ऑफ सॉल्ट कि A कैसा एसिडिक सॉल्ट है, या B बेसिक सॉल्ट है, या C बेसिक सॉल्ट है। बेसिकली नेचर ऑफ सॉल्ट निकालेंगे आप, तो यहां से क्या निकलेगा, अगर मैं बोलता हूं कि कोई एसिडिक सॉल्ट है ना, एसिडिक सॉल्ट है हमारे पास, कोई भी एक एसिडिक सॉल्ट मैंने लिया है, तो इसका मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का प्लस का वीक बेस का। ये तो पढ़ के आए होगे तुम लोग, है ना।
हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली नेचर ऑफ सॉल्ट निकालना है यार कि एसिडिक है या बेसिक है। जस्ट अगर बेसिक सॉल्ट की मैं बात आपसे कर लूं कि बेसिक सॉल्ट अगर कोई होगा तो बेसिक सॉल्ट के लिए क्या कॉम्बिनेशन आपकी निकल के आएगी कि भैया वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, बिकॉज सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिड प्लस बेस, तो वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे पहला देखो ब्लू लिटमस आपने लिया है पहला, और ये क्या है रेड लिटमस है, और ये क्या है फिनोफ्थलीन है। क्लियर। तो अगर कोई भी क्वांटिटी ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं दिखा रही है, मैंने बोला था क्या कि ए के बाद बी आता है, मतलब एसिड ब्लू को कहां कन्वर्ट करता है, रेड में करता है। तो ब्लू लिटमस पे अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ब्लू लिटमस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब ये ए क्या होगा, ए क्या होगा, आई होप बेसिक होगा, है ना। अगर एसिड क्या करती है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करती है, और ब्लू क्या हुआ है, ब्लू क्या हुआ है, बेसिकली कन्वर्ट नहीं हुआ है किसी में, तो ये कैसा सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं मेरे हिसाब से ये, और मैंने बोला था कि ब्लू बी से बेसिक और बी से ब्लू लिटमस, मतलब ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं, इट मींस इट मे बी बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, इट मे बी बेसिक और न्यूट्रल, बट आप रेड लिटमस में जब लेके जा रहे हैं इट टर्म्स ब्लू, है ना। ये क्या है भाई, नो चेंज, यहां पे भी नो चेंज, तो ये पक्का कौन सा सॉल्ट होगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट है पक्का, जब वो ना तो रेड के साथ कुछ शो कर रहा है और ना ही कुछ ब्लू के साथ शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। लेकिन सी वाला क्या है भाई, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब सी कैसा है, तो सी बोलेंगे आप कि ये एसिडिक सॉल्ट होगा। क्लियर। तो हमारे पास तीनों नेचर निकल के आ गए। ए क्या है भाई, ए इज बेसिक, ए इज बेसिक सॉल्ट, बी इज न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, और सी क्या है आपका, दैट इज एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अब यहां से आपको नेचर पता चल गया। चलो एसिडिक बेसिक का पता है, न्यूट्रल का क्या मतलब है भाई कि या तो वो वीक एसिड हो, ठीक है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का हो, दोनों वीक हो या फिर दोनों स्ट्रांग हो। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, या फिर दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। क्लियर, दोनों सेम सेम होगा तभी वो न्यूट्रल बनेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे ए क्या है भाई, बेसिक है, मतलब बेस वाला पार्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ए वाला पार्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये NaCl है भाई, तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, NaOH का और HCl का, तो ये तो न्यूट्रल होना चाहिए था, तो ए वाला कैंसिल आउट यहां से नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है ये जो कि, और दूसरा क्या है NaOH होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, तो इट कैन बी परफेक्ट, है ना। ए के लिए CH3 वो हो सकता है, और बी क्या है, न्यूट्रल है, NaOH, ये भी भाई स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, परफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे क्या है भाई, HCl प्लस का FeOH का होल थ्राइस, ये इस तरीके से है, 3HCl प्लस का ये कॉम्बिनेशन है, और ये आपका वीक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। एक एक ऑप्शन चेक कर लोगे, बी विल द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो एसिड क्या है यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे देखो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये कौन सा होगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा। ये दोनों कैसा बनाएंगे, बेसिक सॉल्ट बनाएंगे, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, वाहियात क्वेश्चन बोल सकते हो यार कि एकदम घटिया, स्टेज 2 के लेवल से, कोई लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्यार से कि भैया इस लेवल बताइए, तो कोई लेवल नहीं, बस आपको बड़ा बड़ा दिखा के फिगर फिगर डराया जा रहा है, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में पूरे, है ना, पूरे क्वेश्चन में कोई दम नहीं दिया गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, तीसरे क्वेश्चन पे। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ है कि आयोडीन और ये कैसे, तो सब्लिमेशन से ही निकाले जाते हैं, और प्लांट पिगमेंट्री ये भी क्रोमेटोग्राफी से ही निकाला जाता है। एसिटिक एसिड इन वाटर सेपरेटिंग फलर, ये इससे नहीं, फनल से नहीं होगा। ऑक्सीजन ऑर्गन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, दिस ये हो सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगाते हैं, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगाते हैं, किस टेम्परेचर के डिफरेंस पे लगाते हैं, और नॉर्मल डिस्टिलेशन कब लगाते हैं। क्लियर। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, थर्ड ओनली। क्लियर। चलो अगले वाले पे आइए भाई। द कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विथ अल्कलाइन पोटेशियम, ये क्या है भाई, कंपाउंड ए है कोई, जब इसको आप ट्रीट कर दे रहे हैं किससे, पोटेशियम पर मैग्नेट, मतलब KMnO4 से, तो ये कुछ क्या दे रहा है, गिब्स बी दे रहा है।
एंड विथ कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब ए को फिर से हम किससे करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है, C+ का D दे रहा है। क्लियर, द कंपाउंड ABCDR, तो मैं यहां से अगर बोलूं, ठीक है, मैं यहां से बोलूं तो B दे रहा है, और ये क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी एक तरीके का आपका है ना, रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन हटा देगा। तो KMnO4 अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं यार, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, C2H4 C3NO, N तो है ही नहीं कहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, और ये वाला C3H4 अगर मान लो इसको मैं लेता हूं तो ये कंपाउंड बनेगा नहीं एसिडिफाई होके, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरे पे आओ, C2H5 अगर लेते हैं तो ऑक्सीडाइज होके ये बन सकता है, और अगर इसी पे फिर से कराते हैं ये, तो ये बन सकता है। बिल्कुल, देखो यहाँ रिएक्शन क्या होगी, तो हम ए को ट्रीट करते हैं एज C2H5OH, और इस पे जब आप रिएक्शन कराते हैं KMnO4 का एल्केलाइन, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, CH3COOH बना देगा, दैट इज एसिटिक एसिड। क्लियर है। इसके बाद आइए इसी को फिर से हम क्या कराते हैं, फिर से H2SO4 से कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये क्या कर देगा भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं बेसिकली। ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन आप आगे पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, या फिर हो सकता है केमिस्ट्री में 11th में ही होगी, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन ये क्या करता है, वाटर यहां से निकाल देता है और ये क्या बना देता है, C2H4+ का H2O। ये क्या कर लेता है, OH यहां से लेता है, ये क्या इनसे निकाल लेता है बेसिकली C2H4, और OH H2O बाहर निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है वाटर को विथ द कंपाउंड दैट इज C2H5OH। क्लियर, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एक ही बात करूं तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। मैच द केमिकल रिएक्शन गिवन इन द लिस्ट 1 विद the type of chemical reaction given in list 2 and select the correct option from the this। चलिए भाई एक एक करके हम लोग सेलेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है, एक एक करके सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं पहले की, तो ये आपका क्या है भाई, है ना, ऑक्सीडाइज करेगा और कंपाउंड में रिडक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, तो ये क्या हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। इसके बाद दूसरे की बात करूं मैं, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन दोनों जाके ऐड हो जाता है, C2H4+ का H2 अगर आप लगाते हैं तो टोटल हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस पे, और क्या बना लेगा, C2H6 बना देगा। क्लियर, तो ये तो एडिशन रिएक्शन हो सकती है आपकी। और ये रहा सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में हमें पता है सब्सटीट्यूट करेगा, और ये क्या बना देगा, CH4+ का Cl2, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप कराते हैं तो एक H यहां से निकल जाएगा और एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, दैट इज CH3Cl+ का HCl। मतलब क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, सब्सटीट्यूट हुआ है। तो ये कौन सा रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन। और ये तो अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो, दैट इज एलिमिनेशन, और वो क्या करता है, वाटर निकाल देता है। क्लियर, तो पहले का क्या है भाई, C है, पहले का C है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, और ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर, दूसरे का क्या है, दूसरे का A है, दूसरे का D है, ये नहीं हो सकता, ये थर्ड वन विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग पढ़ना सीखेंगे यार, तभी चीजें आपकी आसान होगी, है ना। ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताई है, मैंने खुद बताई है, मुझे ये याद है। सनलाइट के प्रेजेंस में मैंने भी बताई है कि अगर क्लोरीन और एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस में, तो ये बेसिकली CCl4 मिल जाता है। ये मैंने अपने क्लास में बता रखा है, ये वाली रिएक्शन को कैसे होती है। अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हैं आप, तो ये CCl4 हो जाएगा, और 4 टाइम्स ऑफ दैट इज प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ HCl क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बता रखा है, ये क्लास में बता रखा है। क्लियर, चलो 2 बीकर A B कंटेन आयरन सल्फेट। ठीक है, 2 बीकर है बेसिकली दिस, चलो 2 बीकर है, ये मान लेते हैं A है, और ये मान लेते हैं B है, ये A है, ये क्या है, B है। बेसिकली कंटेन आयरन सल्फेट मतलब FeSO4 है इसमें भी, और इसमें भी क्या है, FeSO4 है। इन द बीकर A एंड B स्मॉल पीसेस ऑफ कॉपर एंड जिंक, इसमें क्या मिला रहे हैं हम, कॉपर मिला रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं, जिंक मिला रहे हैं बेसिकली। रेस्पेक्ट टू इज फाउंड द ग्रे डिपॉजिट फॉर्म इन द
जिंक बट नॉट कॉपर। ये कैसा हो जा रहा है, ग्रे बना दे रहा है, इसमें कोई भी कलर आपको नहीं मिल रहा है बेसिकली फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बेस्ड करके है कि FeSO4 प्लस कॉपर का क्या रिएक्शन होता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर स्ट्रॉन्गर इन देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। और यहां पे जब आप देखेंगे तो FeSO4 प्लस जिंक मिलके क्या बनाता है, जिंक स्ट्रॉन्गर है, आयरन को हटा के क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा विच इज ग्रे इन कलर। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट देयर मस्ट बी अ ग्रे इन कलर। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है भाई कि जो आयरन से ज्यादा कौन रिएक्टिविटी सीरीज में है, दैट इज जिंक। तो यहां ऑर्डर लिख लो, जिंक है, फिर क्या है, आयरन है, फिर क्या है आपका कॉपर है। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज का। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, जिंक इज मोस्ट एक्टिव मेटल फॉलोड बाय द आयरन एंड देन कॉपर। तो ये तो सही लग रहा है मुझे, जिंक इज मोस्ट एक्टिव मेटल फॉलोड बाय कॉपर देन आयरन, गलत है ये भी। ठीक है, आयरन इज मोस्ट एक्टिव मेटल, ये तो गलत ही है। आयरन इज मोस्ट एक्टिव मेटल, ये भी गलत है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भाई क्यों हमें ग्रे मिला, बिकॉज जिंक क्या हुआ है, रिप्लेस कर दिया है आयरन को फ्रॉम द सल्फेट कॉम्बिनेशन। दोनों की दोस्ती थी, जिंक स्ट्रॉन्गर पड़ गया, आयरन को हटा दिया, बट कॉपर वीक पड़ गया, ये इसको हटा नहीं सकता है। ये बोल रहा भाई तुम्हें 100 रुपये चाहिए, मैं तुम्हें 500 ऑलरेडी दे रहा हूं, तो तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो जब ये 100 रुपये ही देने के काबिल है। क्लियर? तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बाद बोला जा रहा है सल्फेट पाउडर इज हीटेड ऑन स्पैचुला। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सल्फर पाउडर को ले रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं बेसिकली। अ पीस ऑफ बॉथ मॉइस्ट ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस पेपर आर ब्रॉट वन बाय वन और दिस और देन द गैस इवॉल्व बिटवीन दिस। तो देखो यार, यहाँ पे जो सल्फर, इस केस में जो सल्फर बनेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन सकता है। और ये हमेशा कौन सी बिहेवियर दिखाते हैं, तो ये एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, ये एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं, सो दैट्स वाई आप समझ लो कि कौन सा बदलेगा। एसिडिक बिहेवियर है तो एसिड जो भी होती हैं वो ब्लू लिटमस को कहाँ कन्वर्ट करती हैं, रेड में कन्वर्ट करती हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करती हैं बेसिकली। क्लियर है? तो आप ध्यान से देख लीजिए, नो चेंज इन कलर इन बॉथ, तो ये तो गलत हो गया। ब्लू लिटमस बिकम्स रेड, बॉथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, बी विल बी द करेक्ट। रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये एसिड है और हमेशा ये रेड ही होना चाहेगा। ब्लू लिटमस टर्न ब्लैक, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, दैट इज दिस। आपका क्या है रिएक्शन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन H2SSO2 प्लस दिस। ठीक है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये बेसिकली, क्लास 9th का क्वेश्चन है। मैंने अभी तक सारी चीजें भूल गई, बट ओवरऑल हम बाद में कर लेंगे सारी चीजें। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ H2S प्लस का SO2, ये मिलके क्या बना रहा है, 3S प्लस का H2O बना दे रहा है। क्लियर? 1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ H2S। 1 मोल H2O इज प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ H2S कंज्यूम्ड। ठीक है, यहाँ पे 2 छूट गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर 2 मोल आप H2S ले रहे हो तो आपको 2 मोल क्या मिल रहा है, H2O का मिल रहा है। तो ये तो परफेक्ट है भाई, सही है, बट हमें निकालना क्या है, इनकरेक्ट निकालना है। तो 3 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी ग्राम ऑफ SO2 कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई 3 ग्राम क्या मिल रहा है आपका, 3 ग्राम मिल रहा है सल्फर। 3 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूस्ड जब भी आप क्या कर रहे हो, SO2 1 ग्राम अगर SO2 ले रहे हो तो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई 1 मोल ऑफ SO2 से 3 मोल ऑफ सल्फर हमें मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा 1 मोल SO2 में कितने ग्राम होंगे भाई, तो सल्फर कितना होगा, 32 पकड़ लो, और ये क्या है 32, 32। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 64 ग्राम। SO2 से कितना ग्राम मिल रहा है, तो 16 48 मिल रहा है हमें। ठीक है, तो मैं बोलूँगा भाई अगर इसको मैं डिवाइड करने चलूँ, सल्फर 16 दूना 32 है ना, 16 दूना के 32 गुणे 3, तो इसका अगर मैं अप्रॉक्सीमेट लेने चलूँ तो दैट इज़, ये क्या कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2। ठीक है, ये क्या आ गया 2 और ये आ गया 3, मतलब 2 ग्राम। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या निकल के आया, दोनों कैंसिल हो गए वेट के टर्म में, तो 2 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड से 3 ग्राम क्या निकल के आ रहा है, आपका सल्फर निकल के आ रहा है।
देखो ध्यान से, 1 मोल SO2, ठीक है, 1 मोल SO2 से 3 मोल आपका सल्फर निकल के आ रहा था यहां से। अब 1 मोल में कितना वेट होगा, तो भाई जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका, तो 32 किसका, सल्फर का, और 32 ऑक्सीजन का, ठीक है, O2 है, तो दोनों मिलके 64 ग्राम हो गया, ये 64 ग्राम, और यहाँ पे 3 और 1 सल्फर का कितना हो जाएगा, 32। तो मैं अगर इसको दोनों सिंप्लीफाई करने चलूँ तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब 2 ग्राम अगर तुम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हो तो 3 ग्राम क्या मिलता है तुम्हें, सल्फर मिलता है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 ग्राम सल्फर इज प्रोड्यूस फ्रॉम एवरी ग्राम ऑफ, एवरी मतलब 1 ग्राम ऑफ SO2। तो भैया ये तो गलत है, और यही हमारे इस सवाल का जवाब भी है। क्लियर, यही हमारे इस सवाल का जवाब भी है, बाकी का तुम कुछ भी निकालना चाहो। 2/3 ऑफ सल्फर प्रोड्यूस फ्रॉम द H2S, है ना, तो H2S से अगर तुम निकालना चाहो तो रेशियो निकाल लो भाई कि 2 मोल अगर तुम लेते हो H2S तो तुम्हें 3 मोल सल्फर मिल रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि 1 से कितना निकलेगा, तो भाई 3/2 निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, कितना निकलेगा, 3/2 निकलेगा। 1 H2S से यही तो होगा, 2/3 ऑफ दिस 2/3 ऑफ सल्फर प्रोड्यूस फ्रॉम द H2S, बिल्कुल यही निकलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद, द नंबर ऑफ मोल ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज सेम। नंबर ऑफ मोल, बिल्कुल क्यों नहीं है भाई, देख लो, है ना, बिल्कुल जितने भी नंबर ऑफ मोल्स तुम अभी लोगे, ये तुम्हारा पता है, तुम्हें क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन से पता है भाई कि जितना तुम इनिशियल लेते हो टोटल उतना ही तुम्हें मिलना चाहिए, तो ये भी क्या है, परफेक्ट है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगर इसको मैं बोलूं तो थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा ऊपर मैं रख सकता हूं, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है, हो सकता है फंस सकते हैं, ठीक है, तो इजी से थोड़ा ऊपर आ सकता है, बाद में ओवरऑल कंक्लूजन अपन लोग कर लेंगे। चलिए अब बोला क्या गया है, 2 सैंपल A एंड B ऑफ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग Y एंड Z आर ऑब्टेन्ड। 2 सैंपल आप है, एक Y है, ठीक है, और जो जिससे हम क्या ले रहे हैं, दैट इज 2 सैंपल A एंड B ऑफ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग एलिमेंट दिस Y एंड Z, बहुत ही बढ़िया, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्स। हम क्या कर रहे हैं भाई, 2 डिफरेंट सोर्स से ये चीजें निकाल रहे हैं। चलो बहुत ही अच्छी बात है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 2 डिफरेंट सोर्स। द 5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ A कंटेन्स दिस एंड सैंपल B इज मेड फ्रॉम द 75% ऑफ बाई वेट, ठीक है, 75% बाई वेट से ये मिलके बन रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो भाई बोला जा रहा है Y प्लस Z एक बार आप निकाल रहे हैं, किससे, A से निकाल रहे हैं, और दूसरी बार किससे ले रहे हैं आप, Y प्लस Z ले रहे हैं, किससे, B से ले रहे हैं, 2 सैंपल से आप उठा रहे हैं बेसिकली। तो बोला जा रहा है क्या भाई, 5 ग्राम ऑफ सैंपल A, अगर मैं बोलूं कि ये 5 ग्राम सैंपल है किसका, A का, तो ये कंटेन कर रहा है 1.25 ग्राम ऑफ Z, मतलब Z कितना है, 1.25 ग्राम। चलो इसके बाद क्या बोला गया है, सैंपल B इज मेड बाई 75% ऑफ Y, ठीक है, मतलब B क्या है भाई, इसमें आपका जो Y का परसेंटेज है वो कितना है, 75% है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर 100% होगा तो Z कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब कंप्लीट जो आपका सैंपल है वो B है, और B में Y प्लस Z से मिलके बना है, तो Y 75% है, तो Z कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाहो, ठीक है, यहाँ पे अगर परसेंटेज निकालना चाहो तो यहाँ पे बोलोगे कि इसका परसेंट Z का कितना होगा, तो Z मस्ट बी इक्वल टू 1.25 इंटू 100, लेकिन अपॉन टोटल वेट होना चाहिए 5, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज ये 125 बटा 10, और ये आ जाएगा 5 दूना के 10, 25% आ जाएगा बाई वेट, ठीक है। अगर ये 25% है तो Y क्या होना चाहिए, अगेन 75% होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता, मास कंजर्वेशन नहीं हो सकता, वार्ड नहीं हो सकता, बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब अगर ये 75% है तो अगला परसेंटेज कितना हो चाहिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट इज Z, दैट इज 25% होना ही चाहिए। क्लियर, यहाँ पे देख लो 25% ही आपका आ रहा है, मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दोनों मौजूद हैं आपकी दोनों सॉल्यूशंस में। क्लियर, चलिए अगली बात, और ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, ठीक है, 9th का क्वेश्चन है बेसिकली, और सबसे आसान और सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, 9th का क्वेश्चन है और सबसे आसान और सबसे बेसिक क्वेश्चन है। हम टोटल देखते हुए चलेंगे कितने क्वेश्चंस 9th से आए और कितने 10th से आए, वो हम बाद में काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। एन एलिमेंट X विथ एटॉमिक नंबर 13 कंबाइंड विथ अनदर एलिमेंट Y ऑफ एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। बोला क्या गया भाई, X है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है,
और दूसरा है Y जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो मैं बोल सकता हूँ इसको अगर मैं एल्यूमिनियम की तरह ट्रीट कर लूँ और इसको क्लोरीन की तरह ट्रीट कर लूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए थोड़ा सा इमेजिनेशन अपने अंदर लाओ और चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी। बेसिकली मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्डिंग है तो बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और आपको पता है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम प्लस का जब भी क्लोरीन बनाते हैं तो ये AlCl3 बनाते हैं। तो यहाँ से XY3 हो जाएगा हमारा कंपाउंड, ठीक है। और पता है भाई मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आयनिक बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, ठीक है। क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि भैया ने बता रखा है कि मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल मिलके अब क्या बनाते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या भाई, जब भी इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बॉन्ड बने। बट यार देखो यहाँ पे यही एक चीज है, थोड़ा सा आपके स्टेज 2 के लेवल का क्वेश्चन यही था एक, दैट इज कि आपको कंफ्यूज करना। और बोला गया है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस, तो आपको एक्सेप्शन ध्यान रखने चाहिए। मेरा यही मानना है आपको एक्सेप्शंस पे ज्यादा फोकस करके ध्यान देना चाहिए कि भाई ये तो आयनिक बनना चाहिए बट ये बनता क्या है, आयनिक नहीं बनता है, ये बनता है कोवैलेंट। क्योंकि देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो कि यहाँ वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है कि एक लेवल तक आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, बट वो यहाँ नहीं होता है। सो दैट्स वाई दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड और XY3 और कोवैलेंट बन जाता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन दैट इज दिस। और 12/6 सेलेक्ट दिस, है ना। ये भी क्लास 9th का ही क्वेश्चन है आपकी और इजी क्वेश्चन ही बोल सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए 12C दिस आर द आइसोबार्स, बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि ये आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के, है ना। क्या है, आइसोटोप्स हैं। दिस कार्बन रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, और ये आपको पता होगा कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, दोनों कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये भी खत्म है कहानी। इसके बाद ये एंड ये आर आइसोबार्स, तो परफेक्ट है भाई। क्या कि आपका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर चेंज हो गया है, तो दोनों आइसोबार्स ही होंगे। और कैल्शियम दिस एंड दिस प्रोड्यूस दिस, तो भाई हम कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके ये बना सकते हैं और ये बना सकते हैं, तो लाइम वाटर बना सकते हैं, दैट इज परफेक्ट है। तो चौथा एंड तीसरा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, थर्ड विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे भाई चलते हैं। 12वें क्वेश्चन पे, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है बेसिकली। और इसे तो मैं वेरी इजी के कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि पहली चीज जो हमें ट्रेंड पढ़ाई जाती है कि भैया ये है साइज का ट्रेंड, तो वो बताया जाता है कि जब आप इधर जाते हैं तो साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है, और नीचे से ऊपर आते हैं तो साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है, ड्यू टू है ना इंक्रीमेंट इन ऑर्बिटल्स। और यहाँ क्या बोला जाता है, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल देयर विल बी द डिक्रीमेंट इन साइज। ये पहली और सबसे आखिरी चीज बताई जाती है आपको इस क्लास में अबाउट द साइज ट्रेंड। साइज का ट्रेंड के ऊपर पूछा गया है, तो आपको पता है कि ऊपर क्या आएगा भाई, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, है ना, रुबिडियम आएगा, इसके बाद क्या आएगा, सीजियम आएगा, आई होप, है ना। सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, आई होप यही आने वाला है ना। तो आपके पास सोडियम है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया ट्रेंड, लिथियम, सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, ट्रेंड हो कैंसिल हो गया, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, पोटेशियम, बेसिकली लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम, बिल्कुल ये हो सकता है। सोडियम नहीं दिया तो सोडियम के ऊपर ये आ जाएगा, तो सोडियम को हटा दो, बाकी लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये परफेक्ट है। बाकी ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोडियम और लिथियम में दोनों ऊपर नीचे लाई करेंगे, ये इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो ये भी क्वेश्चन क्लियर है भाई, वेरी इजी के कैटेगरी में मैं इसे रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसके बाद ये आपका क्या है भाई, ऑन द फॉलोइंग बेसिस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो स्टॉप करके देख लो एक बार, है ना, वीडियो स्टॉप करके देख लो। ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड डज नॉट चेंज, यही लाइन गलत है, डज नॉट चेंज। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी को भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे देयर विल बी अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिक और बहुत ही प्यारी बात मैंने पहले ही पढ़ा रखी थी आप सभी लोगों को। क्लियर? सब्लिमेशन ये तो गलत हो गई अब की। इसके बाद सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड, दिस परफेक्ट भैया। क्यों सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, जब आप सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में जाते हैं, कौन सा प्रोसेस है, ड्राई आइस कन्वर्ट होता है, कैम्फर कन्वर्ट होता है, सब्लिमेशन पढ़ाया गया है आप सभी लोगों को। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एरिया टू, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और ये परफेक्ट आंसर है। रेट ऑफ इवापोरेशन इज रेट ऑफ इवापोरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप ये भी सही नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इफेक्ट होता है।
क्यों? क्योंकि इफेक्ट होता है और इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज फोर्थ। इवापोरेशन इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई वहां इफेक्ट जरूर आएगा, बढ़ जाएगी इवापोरेशन, है ना। अगर आप टेम्परेचर सेम रखते हैं तो कोई कंडीशन नहीं है। अब क्यों? इवापोरेशन भाई टेम्परेचर के पहले, आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले है, और आप टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो इवापोरेट ज्यादा होने लगेगा, है ना। तो ये भी था बेसिक क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है? 9th का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 9th पे। तो 9th का और इजी क्वेश्चन है। तो आप एक बार ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग ले लेते हैं। 9th का एक क्वेश्चन और ये रहा 10th का एक क्वेश्चन, दैट इज 9th का एक 10th का एक बराबर है। फिर 9th का 2 हो गया, 10th का 1 हो गया, इजी की कैटेगरी में ही रखेंगे आप सभी लोग। और ये भी 9th का है तो 9th का 3 हो गया, 10th का 1 हो गया। और ये भी क्या है भाई, तो चलो इसको थोड़ा सा हार्ड की कैटेगरी में रखने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद ये भी क्या है भाई, 9th का है, 9th का हो गया 4 और 1 हो गया किसका? आपका 10th का। और दिस कंज्यूम्ड, ये भी 9th का ही क्वेश्चन है, तो 5 हो गया और 1 हो गया उसका। और ये रहा 10 का, तो 5 और 2, ठीक है, 9th का 5, 10 का 2। और दिस इज ऑल्सो 3 और 5 हो गया। चलिए भाई इसके बाद एसिडिफाइड, ये भी क्या हो गया? 4 और 5 हो गया। चलो आगे, इसके बाद ये भी क्या हो गया? 5 और 5 हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया? चलो 6 और 5 हो गया। इसके बाद ये क्या है भाई? 6 और 6 हो गया। और ये क्या रहा भाई? 6 और 7 हो गया। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं आपसे 6 और 7, तो आपसे जो 9th के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लास 9th के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ओवरऑल, वो कितने पूछे गए हैं? 6 पूछे गए हैं। और क्लास 10th के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो भाई टोटली कितने पूछे गए? 7 क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल केमिस्ट्री से 13 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इस बार, ठीक है। और जो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, इसमें से अगर मैं बोलूं कि ना लगने वाले क्वेश्चन, तो मैक्स टू मैक्स आपसे अगर ना लगने वाले क्वेश्चन थे तो वो 2 क्वेश्चन थे, मैक्स टू मैक्स। आपसे एक क्वेश्चन में हो सकता है गलती हो जाए भाई, थोड़ी चीजें आपको नहीं पता रही हो। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूं नहीं लगने वाले क्वेश्चन वो 2 थे, बाकी सारे क्वेश्चंस आसान थे, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली सवाल नहीं थी, कोई भी दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं था। मैं बोल सकता हूं सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर ना पता रहो वो क्वेश्चन नहीं लग सकता है, और एक्सेप्शन वाला केस नहीं लग सकता है। बाकी आपसे सारे क्वेश्चंस लग जाने चाहिए थे इस स्टेज 2 में, है ना। तो 13 के 13 क्वेश्चंस में से मान लो 11 भी अगर कर ले जाते हो तो 11 क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए थे? करेक्ट होने चाहिए थे। क्लियर? तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आप अगर क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे तो लगभग चीजें मैंने अपनी, जबकि हम लोग स्टेज 1 की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ते हैं अपनी क्लास में, फिर भी वहां पे मैंने लगभग चीजें कवर करा दी थी आपकी, है ना। हो सकता है 2 या 3 चैप्टर क्वेश्चन छोड़ के बाकी सबके सॉल्यूशंस, सबकी चीजें मैंने अपने क्लास में करा रखी है। तो यार अगर चैनल पे तुम नए आए हो, है ना, चैनल पे तुम नया है तो सिंपल सा काम कर लो। अगर एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप विजिट कर लो, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में वहां पे तीनों के लिए आपकी मैट की बात करो या फिर तुम सेट की बात करो, सबके लिए आपकी प्लेलिस्ट रेडी है। एक एक वीडियो बेटा आप पिक करिए, सारी वीडियोस 1.5x में देख सकते हो, 1.2x में देख सकते हो, जैसी आपकी कंफर्टनेस हो आप उसके अकॉर्डिंग सारी वीडियोस देखो। अपने आप को प्लीज आप प्रिपरेशन अच्छी कर लो। क्लियर? तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है आपकी उसका। बाकी जो बच्चे यार अगर आप पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी देते रहे, यही सजेशन रहेगा मेरा, क्योंकि जब टेस्ट दोगे तुम्हें तो हम लोग भी अब थोड़ा सा पैटर्न अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम चेंज करके उसमें क्वेश्चंस अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी उस चीज का ध्यान रखिए और पढ़ाई उसी तरीके से करिए जिस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी और डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो और क्वेश्चन कहीं और से पूछ रहा है, तो कोई मतलब नहीं रहा उसका। तो उसी तरीके से पढ़ाई करो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे हम लोग टेस्ट भी ले रहे हैं। बस ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है यहां से, और ऐप डाउनलोड करते ही जैसे आप ज्वाइन करेंगे एनटीएससी सेक्शन में जाने के बाद, वैसे ही आपको हम लोग विद इन 12 आवर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। हमने देखो सारे ग्रुप्स डिवाइड करके रखे हैं ताकि हम लोग पर्सनल केयरिंग कर पाएं। जो भी चीजें आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली कर सकते हो, भैया ये चीज नहीं समझ में आ रही है, आप प्लीज ये बता दीजिए, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, तो वी विल हेल्प यू, है ना। पक्का है कि हम हेल्प करेंगे आपकी हर जगह जहां आपको नीड होगी। तो मेक श्योर कि हमारा यूज करो, एटलीस्ट हम फ्री अवेलेबल हैं अगर, और पढ़ाई के लिए तो जो भी चीजें आपको फ्री में दी जा रही है यहाँ पे बढ़िया तरीके से उसका इंजॉयमेंट लेते रहो यार। और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी चीजें आपको ना समझ में आ रही हो, आप प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं यार,
ठीक है। और होप करता हूं आप सभी लोगों को ये चैनल जरूर पसंद आ रहा होगा कि जो चीजें हम दे रहे हैं दिल से दे रहे हैं, आप उसको दिल से एक्सेप्ट भी कर रहे हो। तो जाते जाते जरूर बताइएगा कि कैसा रहा है आपका अभी तक का एक्सपीरियंस इस चैनल से। और होप करता हूं कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और अगर कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम जरूर फुलफिल करें। थैंक यू सो मच।